स्वागत है सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पर, यानी कि परिसंचरण तंत्र पर। तंत्र के बारे में तो हम अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी में 20 से भी ज़्यादा ऐसे सिस्टम हैं जो मिलकर के बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। तो हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर 3 या 4 जो है हम लगभग सिस्टम पढ़ चुके हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र हम पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र भी हम पढ़ चुके हैं, इसी प्रकार एंडोक्राइन सिस्टम मतलब अंतःस्रावी तंत्र भी हम पढ़ चुके हैं। तो अब जो हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो है हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र है। हर सिस्टम का अपना एक अलग काम होता है, ठीक है। सभी को अपने अपने जो वर्क है, जो कार्य हैं, जो एक्टिविटीज हैं वो करनी होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्ट को सारा काम दे रखा है, हर पार्ट को, हर ऑर्गन को एक अलग कार्य भार दे रखा है, ठीक है। अच्छा, तो परिसंचरण तंत्र जो है, इस परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको बहुत कुछ जान लेना है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम बातें करेंगे सारी, ठीक है। मतलब जितने क्वेश्चंस आज तक यहाँ से पूछे गए हैं उनको हम यहाँ इंक्लूड करते हुए चलेंगे और साथ साथ में हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जितने भी लगभग 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली पुटअप किए जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेनिफिशियल भी है, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर है क्या, ठीक है। सबसे पहले ये पता करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो पता करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, तो एक समझने की कोशिश करनी है आपको। ये मान लेना है कि ये हमारा जो है बॉडी है, ये जो मैंने बनाया है एक बॉक्स, ये हमारी क्या है, बॉडी है, हमारा शरीर है। और इसी शरीर में क्या मौजूद है, इसी शरीर में क्या मौजूद है, ये रहा हमारा रक्त जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र। इसी बॉडी के अंदर क्या चीज मौजूद है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। बॉडी के बाहर तो नहीं है, बॉडी के भीतर ही है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि बॉडी के भीतर क्या मौजूद है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, ठीक है। तो अब देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या इंपोर्टेंसी है हमारी बॉडी के अंदर, बस इतना जान लेना है तो बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। बहुत ही इजी वे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो देखो हमने क्या किया, लंग्स जो हैं उसके थ्रू हमने ऑक्सीजन ली, है ना। अब देखो ये हमारे जो हैं मतलब ऑक्सीजन को यहाँ पर हम लिखते हैं और ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंच गई, बॉडी में पहुंच गई। सबसे पहले किसके पास पहुंची ये ऑक्सीजन, तो हम कहेंगे कि ये पहुंच चुकी है लंग्स के पास, मतलब फेफड़ों के पास पहुंच चुकी है ऑक्सीजन। लेकिन इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं होगी, ऐसी कोई कोशिका नहीं होगी, ऐसा कोई टिश्यू नहीं होगा, ऑर्गन नहीं होगा जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। पहली चीज तो ये, तो ये ऑक्सीजन पर्टिकुलर सेल तक पहुंचेगी किसके द्वारा, तो हम कह देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, मतलब परिसंचरण तंत्र के द्वारा। पहली बात समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या, अब बॉडी जो है, हमें पता है कि बॉडी में हर सेल क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है, जिसको अपन कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, एक इक्वेशन से समझ जाएंगे अपन। C6H12O6 प्लस 6O2 एरो किया, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है सेल्यूलर जो रेस्पिरेशन से, सेल्यूलर रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। तो उन अरबों खरबों कोशिकाओं ने क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बॉडी से बाहर निकाल देना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो बॉडी से आउट कर देना है, समझ में आ रहा है। तो आउट करने का काम भी कौन करेगा, मतलब
लंग्स तक पहुंचा देना है, फिर लंग्स से बाहर निकल जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर मैं लिख दूं इन, है ना, और यहां क्या लिख दिया हमने, आउट। तो बॉडी में इस सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से हमने एक बहुत ही मेजर जो फंक्शन होता है वो कंप्लीट कर लिया, और वो क्या कि ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है, परिवहन का जो काम है, लेन देन का जो काम है, वो पहला काम, मेजर काम किसने कंप्लीट कर दिया, सर्कुलेटरी सिस्टम ने कंप्लीट कर दिया। पहली चीज समझ में आ रही है, बहुत ही इजी वे में। देखो यहां पर हर सेल को ये काम, ये एक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जहां पर ग्लूकोज जो होता है, जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, उसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ब्रेक डाउन होता है ना, तो CO2 बनती है। मेन चीज क्या है, एनर्जी, वो तो एटीपी के रूप में स्टोर हो चुकी है और उसको तो बॉडी यूज ले रहा है, लेकिन ये CO2 जो है यूजफुल नहीं है ना, तो इसको बॉडी से आउट करने का काम ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, अच्छा अब देखो बॉडी के अंदर क्या है। बॉडी के अंदर मैं आपको बता दूं कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, ये यहां पर लिख देता हूं मैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या कि ये जो पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ, इन पोषक पदार्थों को, भाई ये तो पता है हमने भोजन के साथ में न्यूट्रिएंट्स लिए हैं, एमिनो एसिड है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, सब कुछ लिया है। लेकिन इस न्यूट्रिएंट को, मतलब न्यूट्रिएंट में मैं किसको लूं, सबसे मेजर न्यूट्रिएंट कौन है, तो ग्लूकोज। ग्लूकोज है ना, जो कोशिका का, जिसको कोशिका का ईंधन कहा जाता है। पूछा गया है एक दो बार, कोशिका का ईंधन किस न्यूट्रिएंट को कहा गया है, तो ग्लूकोज को कहा गया है। ग्लूकोज को कहा गया है, क्या कहा गया है, कोशिका का ईंधन। तो ये जो फ्यूल है, फ्यूल, सेल फ्यूल, फ्यूल मतलब ईंधन, तो ये जो ग्लूकोज है इसको मतलब कन्वर्ट तो हो गया, जटिल फूड था, कॉम्प्लेक्स फूड था, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन अब पर्टिकुलर हर सेल के पास ये पहुंचना जरूरी है। अगर नहीं पहुंचा तो सेल की डेथ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो इस ग्लूकोज को उस पर्टिकुलर सेल तक पहुंचाएगा कौन, तो हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कुछ इस प्रकार का सिंबल बना सकता हूं, क्योंकि यहां पर देखो कुछ इस तरीके से राउंड फिगर के अंदर घूमना है, बॉडी में हर जगह फ्लो होना है, किसका, पोषक पदार्थों का। ठीक है, अच्छा इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, ये जो हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जिनको मैं कह सकता हूं एंडोक्राइन, एंडोक्राइन जो हमारी ग्लैंड्स हैं, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, हमें पता है हार्मोन बनाती है। तो हार्मोन तो बना दिया, लेकिन इनके पास में कोई डक्ट है ही नहीं, समझ रहे हो, कोई नलिका वलिका नहीं है। तो अब ये अपने हार्मोन को कहाँ छोड़ दिया, ब्लड में छोड़, मतलब रिलीज कर दिया। अब वहां से अपने टारगेट अंग तक पहुंचेगा ये हार्मोन, लेकिन किसकी हेल्प से पहुंचेगा, परिसंचरण तंत्र की हेल्प से पहुंचेगा। इसी प्रकार बॉडी से आउट करना है अपशिष्ट पदार्थ, ये जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ मतलब ये यूरिया है, अमोनिया है, एमिनो एसिड, सॉरी यूरिक एसिड है, तो इन सब को भी तो आउट करना है बॉडी से, है ना। मतलब इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को किडनी तक पहुंचाना है। लीवर में बन गए, यूरिया लीवर में तो बन गया, लेकिन उसको पहुंचाना किसके पास है, किडनी के पास। तो वो हेल्प कौन करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। तो हमें समझना है, पहले हमें यह समझना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। एक बहुत बड़ा एक पाइपलाइन है, एक बड़ा जाल है, एक बड़ा नेटवर्क है, जो हर सेल से अटैच है, जो हर टिश्यू से अटैच है। समझ में आ रहा है। तो इस संचरण, परिसंचरण का मतलब ही क्या हो गया, परि का मतलब चारों ओर, और संचरण का मतलब क्या है, घूमना। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं होगी, ऐसा कोई पार्ट नहीं होगा जहां पर बॉडी का फ्लूइड पहुंच नहीं पाएगा। और जहां जहां जैसी जैसी डिमांड है, जैसी जैसी नीड है, या कहीं पर कोई चीज एक्सेस अमाउंट में है, तो उसको तो क्या कर लेना, पिकअप कर लेना वहां से,
और मान लो किसी चीज की नीड है, मान लो O2 की नीड है, तो O2 को ऑक्सीजन को वहां पर क्या कर दिया, फ्री कर दिया कि भाई O2 यहाँ पर काम आ रही है, यहाँ डिमांड है, यहाँ नीड है, तो ब्लड ने क्या किया, सर्कुलेटरी सिस्टम ने क्या किया, उस O2 को वहां पर फ्री कर दिया। मान लो कहीं पे CO2 ज्यादा बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ज्यादा अमाउंट में हो गई है, तो वहां से उसको पिकअप कर लिया जाएगा, पिकअप करके उसको लंग्स तक, फेफड़ों तक पहुंचाया जाएगा, और फिर लंग्स से होते हुए उसको बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। यही तो चीज समझनी है। नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर ही तो है। ब्लड किसका पार्ट है, अभी अपन पढ़ेंगे ब्लड को, मतलब क्लियरली जानने की कोशिश करेंगे ब्लड क्या है। तो पहले आप ये समझ जाओ कि सर्कुलेटरी सिस्टम की बॉडी को कहाँ नीड है, कहाँ आवश्यकता है। तो पहला क्या हो गया, गैसों का विनिमय करना, आदान प्रदान करना, O2 लेना, CO2 को बाहर निकालने में किसकी हेल्प है, फेफड़े अपनी जगह हैं, लंग्स अपनी जगह हैं, लेकिन फिर भी सर्कुलेटरी सिस्टम के बिना O2 CO2 का लेन देन पॉसिबल नहीं है, नंबर एक। नंबर दूसरी चीज क्या, जो हॉर्मोन्स वगैरह हैं, उन हॉर्मोन्स को अपने टारगेट अंग तक पहुंचाने का काम भी कौन करेगा, तो हम कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम करेगा। नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ जो बॉडी में बनते हैं, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है ना, तो यूरिया वगैरह है, तो इन सब को किडनी तक ड्रॉप करके आना है, छोड़ के आना है, फिर किडनी अपने आप उनको बाहर निकाल देगी, लेकिन वहां तक पहुंचाने का काम किसने किया, सर्कुलेटरी सिस्टम ने किया। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स खाली ग्लूकोज ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जिनको पर्टिकुलर हर सेल तक पहुंचाना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, मतलब इतना अनिवार्य है कि अगर ग्लूकोज नहीं मिला, सर्कुलेटरी सिस्टम ने ग्लूकोज को हर सेल तक नहीं पहुंचाया, पहुंचाने वाला कौन है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ये ना होता है तो ग्लूकोज कभी पहुंच ही नहीं पाता, समझ रहे हो, जहां पर पहुंचना चाहिए, जिस सेल तक पहुंचना चाहिए, ब्रेन की सेल तक पहुंचाना है, पांव की कोशिकाओं तक पहुंचाना है, तो वो सारा काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। यही तो हमें समझना है, समझ आ रहा है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर इंपोर्टेंसी समझ में आ गई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम ये समझ जाते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, हमारा जो परिसंचरण तंत्र है, परिसंचरण तंत्र, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, उत्पत्ति पूछी गई है, कई दफा क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब जो इवोल्यूशन हुआ है, जो ओरिजिन हुई है, वो भ्रूण की कौन सी परत से हुई है, तो हमें याद रखना है मीजोडर्मल, मीजोडर्मल या मीजोडर्म भी लिख सकते हैं, मीजोडर्म, है ना। पूरे के पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम की जो इवोल्यूशन हुआ है, जो ओरिजिन हुई है, वो कौन सी भ्रूणीय परत से हुई है, तो आप बताओगे मीजोडर्म से। अपवाद आप जरूर याद रखिएगा, एक्सेप्शन आप जरूर याद रखिएगा, है ना। एक तो रुधिर वाहिनियों की जो एंडोथेलियम होती है, यहां मैं लिख लेता हूं रुधिर वाहिनियों की, रुधिर वाहिनियों की एंडोथेलियम, ये एक्सेप्शन हो जाएगा, है ना, एंडोथेलियम। और एक और एक्सेप्शन हो जाएगा यहां पर, नंबर एक ये हो गया। नंबर दो आप याद रखें, हृदय की एपिकार्डियम, हृदय की एपिकार्डियम जो भित्ति है ना, जो वॉल है, वो दीवार है, ये दो एक्सेप्शन है, मतलब इनका निर्माण मीजोडर्म से नहीं हुआ है। बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम के हर एक पार्ट का निर्माण मीजोडर्म से हुआ है। हमें ये तो पता ही है एक्टोडर्म क्या होता है, मीजोडर्म क्या होता है और एंडोडर्म क्या होता है। देखो, नोट्स को मेंटेन करते चलिएगा और चीज को समझते हुए चलना है, बहुत ही इजी वे में, कभी नहीं भूलना होगा, ये इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं, ठीक है। तो आप समझने की पूरी कोशिश करें और नोट्स जरूर मेंटेन करते चले। अब देखो, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे तो देखो, सर्कुलेटरी जो है, परिसंचरण जो है, उसको दो प्रकार से पढ़ा जाता है। एक पढ़ा जाता है
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नंबर 1। नंबर 2 पढ़ा जाता है लिम्फ सिस्टम, मतलब लसिका तंत्र। ये दो तंत्र हैं, सर्कुलेशन में दो तंत्र पढ़े जाते हैं। नंबर 1 रुधिर परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 लसिका तंत्र। लेकिन फिलहाल हम फोकस करते हैं, एक परिसंचरण है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन एंड क्लोज, है ना, खुला परिसंचरण और बंद परिसंचरण। इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं ओपन और क्लोज के बेस पर, ठीक है। परिसंचरण, ठीक है, दो तरह का है। नंबर 1 अपन बात करते हैं खुला परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 पे अपन बात कर लेते हैं बंद परिसंचरण तंत्र। नंबर 1 क्या, खुला परिसंचरण तंत्र और नंबर 2 बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। देखो यहां पर वर्ड देख करके भी समझ में आ रहा है कि ये ओपन है सर्कुलेटरी। ओपन मतलब क्या, ओपन मतलब ये हो गया, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन का मतलब ये हो गया कि जो ब्लड पाया जाएगा, जो लिक्विड पाया जाएगा, जो फ्लूइड, जो तरल पाया जाएगा, वो किसी भी प्रकार की वेसल्स में, पाइपलाइन में, वाहिनियों में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं रुधिर वाहिनियां, रुधिर वाहिनियां। अब रुधिर वाहिनियां क्या है इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, धमनी, शिरा और केशिका के बारे में। फिलहाल आप ये जान लो कि रुधिर वाहिनियां या तो क्या होगी, अल्प विकसित होगी, ठीक है, बहुत कम डेवलप्ड होगी, या क्या हो जाएगी, अब्सेंट हो जाएगी। किसमें, खुले परिसंचरण तंत्र में। धमनियां, शिराएं और केशिकाएं, जो पाइपलाइन है ना जिसमें फ्लूइड बहता है, ठीक है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है, ब्लड वगैरह है, प्लाज्मा वगैरह है, जिस रास्ते से बहता है वो रास्ता, वो पाइपलाइन, वो नलिका, वो ट्यूब खुले परिसंचरण तंत्र में नहीं पाई जाएगी, नंबर 1। यहां बात करूं मैं तो ब्लड वेसल्स, मैं यहां शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ब्लड वेसल्स जो हैं वो उपस्थित, बहुत इंपॉर्टेंट, इजी लिख लेते हैं हम, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। अब एक चीज और समझनी है, जब पाइपलाइन ही नहीं है, जब ब्लड वेसल्स ही नहीं है, जब नलिका ही नहीं है, मतलब बॉडी में जो ब्लड पाया जाएगा ऐसे पाया जाएगा मानो जैसे कोई कटोरे में कोई लिक्विड पड़ा है, कोई पानी का, कोई तरल कटोरे में कैसे पड़ा होता है, ठीक है, वैसे पड़ा है। हालांकि उसको अपन एक नाम देंगे, ठीक है, हीमोसील करके, हीमोलिम्फ करके। लेकिन फिलहाल आप ये जान लो कि जब ब्लड वेसल्स नहीं है तो ऑब्वियसली आपको ये समझ लेना है कि ब्लड प्रेशर मतलब क्या, रुधिर दाब, रुधिर दाब ये क्या होगा, अब्सेंट होगा। लेकिन यहां पर मैं यहां लिख सकता हूं ब्लड प्रेशर आर प्रेजेंटेड, ब्लड प्रेशर जो है वो पाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। दो बातें समझ में आ गई तो तीसरी बात भी समझ लो कि यहां पर मतलब जिस किसी भी स्थान में बॉडी में, जहां पर, जिस एरिया में, जिस भाग में बॉडी का फ्लूइड पाया जाएगा उसे हम कहेंगे क्या, उस कैविटी को, है ना। मैं यहां लिख सकता हूं जिस भाग में तरल या जो ब्लड है बॉडी का वो एक्चुअल में तरल लिक्विड फॉर्म में होता है, तो तरल या ब्लड जो है उपस्थित होता है, उपस्थित होता है उस भाग को हीमोसील कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, हीमोसील कहते हैं, हीमोसील कहते हैं, क्लियर है। उस भाग को हीमोसील कह दिया, लेकिन उस तरल को क्या नाम दे देंगे, उस तरल को नाम दे दिया जाएगा हीमोलिम्फ करके, और
तरल भाग को हीमोलिम्फ, जनरली कैसा होता है हीमोलिम्फ, तो याद रखिएगा सफेद कलर का होता है। इस भाग को हीमोलिम्फ कहते हैं। जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच आर्थ्रोपोडा, तो उस आर्थ्रोपोडा के अंदर जो ब्लड मिलेगा उसे हीमोलिम्फ कह दिया जाएगा। ठीक है, हीमोलिम्फ कह दिया जाएगा। व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, सफेद कलर का होगा, हीमोलिम्फ की वजह से होगा। कैविटी को हीमोसील कह दिया, उसमें पाए जाने वाले तरल को, उस पाए जाने वाले तरल को हम हीमोलिम्फ कह देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम्पल भी समझ लो, फिर एग्जाम्पल याद रख लेना। एक तो आप याद रख लेना आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? तो हमें पता है फाइलम है। जब हम पढ़ते हैं नॉन कोर्डेटा, तो वहां पर हम जब फाइलम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ कीड़े मकोड़ों का, है ना, वो कौन है? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा का लगभग 90% सदस्य ऐसे हैं जिनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, और मोलस्का, अधिकांश मोलस्का 99% मोलस्का के अंदर खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, हालांकि यहां पर भी हम देखेंगे। अच्छा, यहां एक चीज समझ लो, बंद परिसंचरण में ब्लड प्रेशर पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स भी पाई जाएगी। अच्छा चलो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस ब्लड को फिर वो प्रेशर कहां से मिल रहा है पूरी बॉडी में घूमने के लिए? तो हम कहेंगे हृदय द्वारा ब्लड को क्या किया जाता है? पंप किया जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल याद रख लेना थोड़े। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब पूरी बॉडी में ब्लड जो बहेगा ना, वो पाइपलाइन में बहेगा। एक विशेष प्रकार की नलिकाएं होगी, धमनी शिराएं होगी, केशिकाएं होगी, उनके अंदर ब्लड बहेगा और ब्लड प्रेशर इसी वजह से रहेगा। क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं है, पाइपलाइंस नहीं है, वाहिनियां नहीं है, तो ब्लड प्रेशर भी नहीं होता। लेकिन है ब्लड वेसल्स, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी है। हाँ, हर जीव का अलग अलग होता है ब्लड प्रेशर, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अच्छा, अब आप एग्जाम्पल में क्या याद रखोगे? कुछ मोलस्का और कुछ मोलस्का में आप वर्ग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीफेलोपोडा एक वर्ग है, सीफेलोपोडा। उसके अंदर यहां पर भी मोलस्का लिखा है, लेकिन यहां हमने लिखा है कुछ मोलस्का में कौन? सीफेलोपोडा वर्ग। ठीक है, अच्छा, और क्या आप याद रख सकते हो? इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, आप याद रख सकते हो हेमिकोर्डेटा। इतना डीप नहीं जाना, आप इतना समझ लें, कोर्डेटा सारे जितने भी कोर्डेटा हैं, जितने भी पृष्ठ जो रज्जु की हैं, है ना, कोर्डेटा, जिसमें मानव भी आता है, मतलब दुनिया के सारे स्तनी शामिल हैं, दुनिया के सारे पक्षी एवीज शामिल हैं, दुनिया के सारे रेप्टाइल सरीसृप शामिल है, दुनिया के सारे एम्फीबिया शामिल हैं, उभयचर शामिल हैं, सभी के सभी जो पीसीज हैं, मछलियां हैं, वो भी शामिल हैं। तो उन सब के अंदर किस प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? तो बंद प्रकार का। इतनी बात अगर जान ली है तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये परिसंचरण तंत्र जो है ये 2 प्रकार का है, ये हमें समझ में आ रहा है। और ये अगर समझ में आ रहा है ना, तो आगे की बातें भी समझ में आएगी, वो भी इजी वे में, एकदम इजीली समझ में आ जाएगी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम समझ में आ रहा है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं मैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, इस सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बातें की जाए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी सिस्टम को हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम में एक तो होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है लिम्फ सिस्टम, लसिका तंत्र। तो लसिका तंत्र में तो हम क्या पढ़ते हैं? लसिका वाहिनियां हैं, लसिका अंग है, मतलब लिम्फ वेसल्स, लिम्फ ऑर्गन, लिम्फ नोड ना, लिम्फ पर्व, लसिका पर्व वगैरह है ना, लसिका वाहिनियां हैं। तो स्प्लीन, प्लीहा है,
इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या रहेगा? हमारा टारगेट रहेगा रक्त परिसंचरण तंत्र, ये हमारा टारगेट है। और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इस रक्त परिसंचरण तंत्र के अपन अंदर क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं हम ब्लड, दूसरा हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड अपन पढ़ते हैं हार्ट। मतलब रक्त प्लस रुधिर वाहिनियां, प्लस हम पढ़ते हैं हृदय। ठीक है, ये तीन चीजें हमें पढ़नी होती है रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। ठीक है, रक्त को किसमें शामिल किया गया है, किस सिस्टम में शामिल किया गया है? तो आप बताओगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। हृदय को किस सिस्टम में, आपको पूछा जाए किडनी को किस सिस्टम में शामिल किया गया, तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर। आपको पूछा जाए कि लीवर को किस सिस्टम में शामिल किया गया है, तो आप क्या कहोगे कि पाचन तंत्र के अंदर। आपको पूछा जाए कि थायराइड ग्रंथि जो है उसे किस सिस्टम में शामिल किया गया है, तो आप कहोगे क्या? अंतःस्रावी तंत्र के अंदर। समझ रहे हो? तो इसी प्रकार हमें यह समझ लेना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन ऑर्गन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, मतलब इनके बिना काम नहीं होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो इनमें से अगर एक भी एब्सेंट है तो मतलब अधूरा है, सर्कुलेटरी सिस्टम अधूरा है पूरा, अगर एक भी नहीं है तो। लेकिन इन तीनों की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। नंबर 1 ब्लड, नंबर 2 रुधिर वाहिनियां, और नंबर 3 है हृदय। तो हम टारगेट बना के चलते हैं ब्लड को। हमारा आज का अभी का टारगेट रहेगा ब्लड। ठीक है, उसमें भी हम शायद पूरी बातें ना कर पाए, लेकिन काफी चीजें हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम ले लेते हैं ब्लड को। ब्लड का मतलब क्या हो गया? रुधिर। तो ये जो ब्लड है इसकी कॉमन बातें हैं, फैक्ट वाली बातें हैं, वो हम पहले कर लेते हैं। ब्लड का अध्ययन, रुधिर का अध्ययन, पहली चीज रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? कई दफा एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखिएगा हीमेटोलॉजी। क्लियर है? लॉजी मतलब स्टडी करना, हेमेटो मतलब ब्लड, और जो ब्लड से रिलेटेड डॉक्टर है वो हेमेटोलॉजिस्ट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा, रुधिर का जो अध्ययन तो हो गया, लेकिन रुधिर की अगर अपने को बॉडी में परसेंट मापना होता है तो उसे हम हीमोसाइटोमीटर के द्वारा मापते हैं। जैसे रक्तदाब मापना है तो स्पाइगमोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने के लिए, जैसे धड़कन मापते हैं तो स्टेथोस्कोप, वैसे ही रुधिर का जो आमापन होता है वो आमापन किसके द्वारा होता है? तो आप याद रखिएगा हीमोसाइटोमीटर के द्वारा। अच्छा, रुधिर की पीएच कितनी होती है? तो आप याद रखिएगा 7.4 मतलब आप लिख सकते हो हल्की क्षारीय। अब ये तो पता ही है, पीएच मतलब पावर ऑफ H+ आयन। ये बात बताई थी सोरेनसन ने 1911 के अंदर। सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट जिसने पीएच स्केल बनाई थी 1 to 0 to 14, है ना। 7 से जो अबव हैं वो तो बेसिक नेचर के होते हैं, 7 से जो कम है ना, तो वो तो एसिडिक नेचर के होते हैं, जो 7 पे है वो न्यूट्रल है। उदासीन वाली बातें हैं, ये कॉमन बातें हैं जो थोड़ी सी ओल्ड हो चुकी है। थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पीएच समझ में आ रहा है? अच्छा, कलर कैसा होता है ब्लड का? रुधिर का रंग कैसा होता है? तो रंग होता है लाल होता है। किसकी वजह से होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से।
हालांकि हीमोग्लोबिन पे हम फुल डिस्कस करने वाले हैं कुछ देर बाद में, लेकिन फिलहाल लाल रंग है किस वजह से। अच्छा, एक चीज और याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट काम की बात है, ऑक्टोपस के रक्त का नीला रंग, अगर रंग आ ही गया है तो एक चीज और जान लेते हैं यहां पर अपन, ऑक्टोपस का जो बॉडी का जो रक्त है उसका रंग नीला है, किसकी वजह से? तो आप याद रखिएगा, हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन हीमोसाइनिन में आप एक चीज देखोगे, यहां पर स्पेशली कौन मौजूद है? कॉपर है। यहां कौन है हीमोग्लोबिन में? आयरन है, Fe+2 है, यहां पर कॉपर है, Cu+2 है। इतनी बात है ऑक्टोपस को लेकर के, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहां पर आप देख लें, साथ साथ में हमने इसको इंक्लूड कर लिया है। थोड़ा आगे बढ़ने की, अच्छा, बॉडी के अंदर ब्लड का परसेंट कितना है ना? रक्त का शरीर में प्रतिशत कितना है? तो आप याद रखें, बॉडी वेट का 7 से 8%, जितना बॉडी का वेट है उसका अगर 7 से 8% वाला हिस्सा निकाला जाए तो उतना हमारा ब्लड होता है। लीटर में बात की जाए ना तो लगभग जो है 5 से 6 लीटर, 5 से 5 to जो 6 लीटर होता है वो हमारा ब्लड होता है मेल के अंदर। और फीमेल की बात की जाए ना तो 4 to 5 लीटर है ना, ये तो मेल के केस में है, और ये जो है ये फीमेल के केस में है 4 to 5 लीटर। हाफ लीटर कम होता है, ज्यादा कम नहीं होगा, सिर्फ हाफ लीटर या 1 लीटर के अराउंड जो है वो कम पाया जाएगा। अच्छा, रक्त का शरीर में प्रतिशत समझ में आ रहा है, तो अब थोड़ी बातें और समझ लो। रुधिर जो है, ये जो ब्लड है, इस ब्लड के बारे में और क्या जान लेना है? रुधिर के बारे में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है? तो हम कहेंगे यह ब्लड जो है तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक बहुत ही इंपॉर्टेंट। इतने पॉइंट हमने बनाए हैं, उन सब पॉइंट में आप ये मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तरल संयोजी ऊतक। मतलब संयोजी ऊतक तो है, हमारी बॉडी में 4 ऊतक है, हमें पता है, उपकला ऊतक है, संयोजी ऊतक है, पेशीय ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है। लेकिन ये ब्लड किस ऊतक में शामिल किया गया है? 4 टिश्यू हैं, तो ब्लड को कौन से टिश्यू में शामिल किया गया है? तो हम कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू, मतलब संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला, जो जोड़ता है शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से, जो जोड़ेगा उसे हम क्या कह देंगे? संयोजी ऊतक कह देंगे। उसे हम क्या कह देंगे? संयोजी ऊतक, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू। चीज को समझ में आना चाहिए। तरल क्यों कह दिया? क्योंकि ये ब्लड जो है ये किस फॉर्म में होता है? तो सीधी सी बात है कि ये लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब तरल अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में होता है। संयोजी का मतलब जोड़ने वाला, जो बॉडी के हर दूसरे तीसरे चौथे ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करके रखता है। हालांकि संयोजी ऊतक में तो जैसे कार्टिलेज वगैरह है, बोन्स वगैरह हैं, वो भी शामिल हैं, लेकिन वो तरल नहीं है। तरल संयोजी ऊतक में हम ब्लड को ही लेके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना, थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हम थोड़ा चलते हैं जो ब्लड है, उस ब्लड के अंदर ब्लड का जो संगठन है ना, ब्लड के संगठन की बातें करेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, संगठन के बाद में हम कुछ और बातें करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पर। फिलहाल आप ये जनरल बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग तो नीला हो गया, लेकिन ये जो कॉकरोच है, कॉकरोच जो होता है उसके, कॉकरोच के रक्त का रंग जो होता है वो सफेद होता है। वहां कौन पिगमेंट है? तो आप याद रख सकते हैं हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ करके याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें इतनी क्लियर करनी है आपको। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं किसे? ब्लड का जो संगठन है। ठीक है, कॉम्पोजिशन जो होगा, प्लाज्मा कितना है,
55% है। रक्त कणिकाएं ब्लड कार्पसूल्स कितनी है तो 45% है। ठीक है, उस 45% में हम देखेंगे कि आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का क्या काउंटिंग है, कितना परसेंट है। ठीक है, उनके बारे में सारी जनरल बातें हमें करनी होगी। ठीक है, और प्लाज्मा के बारे में कितना परसेंट पानी है तो 90% वाटर वगैरह है, 10% ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही क्लियर कर पाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।